16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को सुनवाई करेगा और हो सकता है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का भी गठन किया जाए। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया जो दिया गया चुनाव आयोग को, जिससे कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आयोग तय कर सकता है कि शिवसेना पर किस गुट का वर्चस्व होगा। ऐसे कैसे होगा, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते 1 महीने से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और ये घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कोर्ट में बागियों को अयोग्य ठहराने की उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो वहीं अब एक और लड़ाई तेज हो गई है और वो ये कि शिवसेना किसकी है, उद्धव की या शिंदे की। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि असली शिवसेना किसके पास है, क्योंकि उद्धव और शिंदे दोनों ही गुट अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। दोनों ही गुट चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख चुके हैं और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद अब गेंद आयोग के पाले में आ गई है और अब उसे जल्द से जल्द ये फैसला सुनाना है कि शिवसेना किसकी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करे, चुनाव जल्द कराए जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो इस तरह से टाला ना जाए। कोर्ट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है, यानी अब चुनाव आयोग के पास सिर्फ 14 दिन का ही समय बचा है जिसमें उसे चुनाव की घोषणा करनी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोग को ये भी फैसला लेना होगा कि 3 धनुष चुनाव चिन्ह किस गुट को सौंपा जाए, कौन सा गुट असली शिवसेना होगा। ऐसे में साफ है कि 15 दिन में आयोग इस पर फैसला सुना देगा। महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ आज कोर्ट में शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों ने याचिका दाखिल कर एक दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की हुई है, वहीं इस सियासी ड्रामे के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने नकली और असली शिवसेना को लेकर शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है संजय राउत ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है, क्योंकि बीजेपी की सेंधमारी के कारण उद्धव को सत्ता गंवानी पड़ी और अब राज्य में शिंदे की सरकार है। बीजेपी का दावा है कि ये बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है, जबकि शिवसेना अब एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता ही नहीं मानती है, उन्हें शिवसैनिक भी मानने को तैयार नहीं है। उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे बीजेपी के सीएम है, शिवसेना के नहीं है। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब 1 अगस्त को अगली सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा। इस बीच संजय राउत ने नकली और असली शिवसेना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला भी बोला है। संजय राउत ने कहा कि असली नकली का मामला ही नहीं है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है। अब ये जो नकली वाले हैं, यानी हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को हमने ही पार्टी में लाया था या फिर उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं है। उनके मन के हालात हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है। हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है। देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, ये पूरी लड़ाई जारी रहेगी, जो होगा देखा जाएगा। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 भाग में बांटने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार संजय राउत बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोल चुके हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। देश को आज पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हो चुका है। 11 बजे से संसद भवन में मतगणना शुरू हो चुकी है। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कौन है आगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? पूरे देश को इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। वोटिंग के बाद आज दोपहर तक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। खबरों की माने तो इस दौड़ में मुर्मू आगे चल रही हैं। अगर वो चुनी जाती हैं तो देश में ये पहला मौका होगा जब आदिवासी महिला सर्वोच्च पद संभालेगी। वहीं राष्ट्रपति बनने वाली वह दूसरी महिला भी हो सकती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार 18 जुलाई को संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के 30 केंद्रों सहित 31 स्थानों पर मतदान हुआ था। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच है। एनडीए कैंडिडेट के पास स्पष्ट बढ़त है।
चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया, जबकि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में 100% मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। शाम तक इसके खत्म होने की संभावना है। सभी राज्यों की मतपेटियां संसद भवन पहुंचने के साथ मतदान अधिकारी संसद के स्ट्रांग रूम कमरा संख्या 63 में मतगणना कर रहे हैं। बीजेपी ने आज मतगणना के बाद मेघा अभिनंदन यात्रा का आयोजन किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर उनकी ऐतिहासिक जीत के प्रतीक मार्च का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की जीत के जश्न मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय से रोड शो करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। मुर्मू के गृहनगर उड़ीसा के रायरंगपुर में भी जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। कई जगहों पर मिठाइयां बन रही हैं और उनके गांव सहित आसपास के कई गांव के लोगों ने विजय जुलूस और आदिवासी नृत्य का आयोजन करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रही द्रौपदी मुर्मू पर सभी की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए भी लोग दुआ मांग रहे हैं। यशवंत सिन्हा की दावेदारी उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब देश के कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगली राष्ट्रपति अब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। आज का दिन कई मायनों में खास है, क्योंकि एक तरफ तो आज देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो वहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी है, जिसके चलते कांग्रेस में सरकार के खिलाफ नाराजगी है और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने की साजिश है। देखिए खास रिपोर्ट। सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करने वाली है, जिसके चलते आज सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश होंगी। आपको बता दें, पिछले महीने राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिन तक इसी मामले में पूछताछ की थी, लेकिन ईडी कुछ भी साबित करने में विफल रही थी। ऐसे में अब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाने से कांग्रेस में नाराजगी है और जिसके चलते कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पेशी पर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। राजधानी दिल्ली में संसद से सड़क तक कांग्रेस के आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे पर सदन में वॉकआउट करेंगे। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, जो बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल के तीन मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद तो बुधवार को शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के किसी भी नेता ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया। ऐसे में अब सियासी गलियारों में जितिन प्रसाद की नाराजगी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी मंत्रिमंडल के मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों की शिकायत है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। मंत्रियों की बात उनके अपने मंत्रालय में भी नहीं सुनी जाती है। इस बीच यूपी में लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चर्चा में है, क्योंकि जितिन अपने मंत्रालय में तबादले की जांच और अपने करीबी के खिलाफ कार्रवाई से नाराज हैं। इस नाराजगी के साथ जितिन प्रसाद बुधवार को लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे। वो यहाँ केंद्रीय नेताओं से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें किसी भी बड़े नेता ने मुलाकात का समय ही नहीं दिया। इस कारण उन्हें बिना किसी से मुलाकात किए लखनऊ लौटना पड़ा। तो वहीं उन्हें इसके उलट तबादले की जांच के समर्थन में बयान भी देना पड़ा है। जितिन प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में कोई गड़बड़ी है तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में काम करने का भरोसा
भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व को जितिन की नाराजगी से ज्यादा जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की आरोपों की चिंता है। नेतृत्व को डर है कि अगर इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठेंगे। वहीं पार्टी सूत्र के मुताबिक जितिन को अगर पार्टी नेतृत्व ने मिलने का समय दिया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने का संदेश जाता। यही कारण है कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। लेकिन अब सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भले जितिन प्रसाद अब बिना मिले लखनऊ लौट आए हैं, पर जितिन आगे आने वाले समय में इस्तीफे को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है।